पिंकी अभी मायके पहुंची ही थी कि अपनी माँ सुमित्रा जी का खांसी से बुरा हाल देखकर जल्दी से बैग एक तरफ रखा और दौड़कर पानी लेकर आई। क्या हुआ माँ, दवाई नहीं ली क्या? पिंकी ने पूछा तो सुमित्रा जी ने पानी की एक घूंट भरी और गिलास एक तरफ रखकर बोली, दवाई कहाँ से लूँ बेटा, बहुओं ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। ये सुनकर पिंकी अपनी भाभी के कमरे की ओर गई और बाहर से ही आवाज़ लगाते हुए बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हो, माँ को भूख लगी है और आपने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। ऊपर से माँ को इतनी खांसी आ रही है, उन्हें दवाई लेनी है, कुछ तो ख्याल करो उनका। क्यों दीदी, सारे ख्याल का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? छोटी कहाँ है, वो भी तो इस घर की बहू है ना, वो खाना नहीं बना सकती क्या? मेरे सर में तो ऐसे ही दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, कैसे खाना बनाऊंगी? कहते हुए बड़ी भाभी पूनम ने अपना पलड़ा झाड़ लिया। बेचारी पिंकी अब अपनी छोटी भाभी सरिता के पास गई और बोली, सरिता भाभी, माँ की दवाई का समय हो गया है, कम से कम आप ही खाना बना दो। अब क्या बताऊं दीदी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे बात ना ही करे तो सही रहता है। दो टुक जवाब देकर सरिता ने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया। बेचारी पिंकी उदास होकर अपनी माँ सुमित्रा जी के पास आकर बैठ गई। सुमित्रा जी बेटी का उदास चेहरा देखकर बोली, कहा था ना बेटी कि मत जा, इनके चक्कर में मत पड़, ये नहीं सुधरने वाली है, ये तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेंगी, उसमें से गलती से अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं और बनाएंगी भी ऐसा कि तुरंत ही खाकर ख़त्म कर देती हैं। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है, पर ये तो पूरी दोपहर आराम से सोती रहती हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है। ये बस तुम्हें देखकर नाटक हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, एक दो घंटे के लिए मिलने आई है, उसमें भी किचन में लग जाएगी, रहने दे, मैं कुछ भी खा लूँगी। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी कुछ भी, तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए पिंकी किचन में गई और कुछ देर में ही अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले आई। खाना खिलाकर उन्हें दोपहर की दवाई दी। पूरा दिन निकल गया। पिंकी दोपहर को आई थी, लेकिन दोनों भाभियों में से किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना सही नहीं समझा। शाम को जब पिंकी जाने लगी तब तक उसका बड़ा भाई पवन और छोटा भाई पंकज भी आ गए थे, और दोनों ने ही जिद करके पिंकी को आज के लिए और रख लिया। बेटों की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो बेटा उसे, क्या फ़ायदा है रोक कर, दोपहर को खाना बनाया है, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। दोपहर से आई है, लेकिन तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकल कर उसका हालचाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने अपने कमरे में बहाने करके लेटी हैं। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज तो आ गई तो मैंने टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या पूनम अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? पवन ने हैरानी से पूछा। और भाभी के साथ साथ सरिता भी नहीं निकली, पंकज ने भी कहा। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा तुम लोगों को तो पता ही है ना, उन दोनों की नौटंकी, आए दिन उनकी यही हरकतें हो रही हैं। रुको माँ, मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। कहते हुए पंकज और पवन दोनों ही वहीं सुमित्रा जी के पास बैठ गए और अपनी अपनी पत्नियों को आवाज़ देने लगे। तो दोनों ही कमरे से बाहर निकल कर आई। पवन ने पूनम से कहा,
तुम्हें पता है ना कि माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। पवन, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो क्या मैंने ही ठेका ले रखा है खाने का? छोटी भी तो बना सकती थी ना। क्यों जीजी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था। मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ज़रूरी है क्या कि बीमारी में मैं ही खाना बनाऊं? मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है। छोटी बहू ने पूनम की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो पूनम गुस्से से बोली, कौन सा ठेका लिया तुमने छोटी? अभी तुझे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम खाना बनाकर थक गई हो। तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा घर का काम अकेली करती थी ना। तब क्या हो गया जीजी, अभी भी बना लो, मेरे नाम से लिखा है क्या? देखो जी, ये रोज रोज की नौटंकी मुझसे नहीं होगी। सरिता ने पलटते हुए अपने पति पंकज से कहा। तो पूनम भी तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ तो मैं ही कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी। मैंने फैसला कर लिया है माँ जी, अब आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग घर बसा लें। और रही बात माँ जी की, तो माँ जी सुबह मेरे पास खा लेंगी और शाम को छोटी के पास। क्यों छोटी, सही है ना? हाँ जीजी, बिल्कुल सही है। ऐसे हमें टेंशन भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। और रही बात दीदी की, तो दीदी जब भी आएंगी गर्मी की छुट्टियों में तो 10 दिन मेरे यहाँ रह लेंगी, 10 दिन आपके यहाँ। ऐसे में हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और सब काम आराम से हो जाएंगे और घर में भी शांति रहेगी। इसलिए बेहतर है कि माँ जी आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा तो पवन और पंकज दोनों ही हैरानी से अपनी अपनी पत्नियों को देख रहे थे कि खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई। तभी पवन ने कहा, तुम लोग अलग हो जाओगी तो भी तो तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी ना। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग एक ही में बना लो। नहीं पवन, अब मुश्किल है, वो आए दिन बीमार रहेगी तो मैं कैसे अकेले खाना बनाऊंगी? मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी मेरे ही बस की बात है जीजी, क्या मैं ही ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ? आप भी तो जब देखो तब सर पकड़कर बैठ जाती हो। खुद की बीमारी दिखती नहीं, मेरी बड़ी तेज दिख रही है। सरिता ने पूनम की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। फिर पवन की तरफ देखकर बोली, भाई साहब, शांति इसी में है कि हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। इधर सुमित्रा जी बहुओं की बातें लगातार सुन रही थी। दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थीं। पिंकी बेचारी, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मायका ऐसे बिखर रहा है। पंकज के साथ साथ ही पवन भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी कुछ देर बाद पवन ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना ही चाहते हो तो हो जाओ। पवन के मुंह से इतना सुनते ही सुमित्रा जी और पिंकी सब हैरानी से उसको देखने लगे। सुमित्रा जी आंखों में आंसू लिए हैरानी से बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहा है तुम? कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहा हूँ पंकज, सही तो कह रहा हूँ। रोज रोज की किच किच से तो अच्छा है कि ये दोनों अलग हो जाएं, है कि नहीं पूनम? पूनम अपने पति की बात सुन एकदम से खुश हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पवन ऐसे एकदम से मान जाएंगे। उसने तुरंत ही कहा, हाँ और नहीं तो क्या, रोज रोज की किच किच से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग ही घर बसा लें। पंकज हैरानी से पवन को देखे जा रहा था। भैया, आप इतनी जल्दी भाभी की बात में आ जाएंगे? आप ही के भरोसे तो मैं भी था। पापा के बाद आपने ही घर को अच्छे से संभाला था। तो फिर तू क्या चाहता है पंकज, मैं अपनी पत्नी की बातें ना सुनूं? जिंदगी भर तुझे, माँ को और पूरे परिवार को लेकर चलूं?
कहते हुए पवन ने धीरे से पंकज को आंख मारी, जो पंकज और सुमित्रा जी ने देख लिया। अब बात उन तीनों के समझ में आ गई थी कि जरूर पवन के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। पंकज भी बोल उठा, हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना ही चाहते हैं तो फिर मेरी पत्नी कोई भागकर नहीं आई थी, वो भी शादी करके पूरी इज्जत के साथ आई है, तो उसे भी अपने हिसाब से रहने का पूरा हक है, इसलिए हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। पंकज के मुंह से ये सुनकर सरिता भी खुशी से झूम उठी और बोली, हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ भी देंगे। बिल्कुल सरिता, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया सबकी रजामंदी है तो अलग हो ही जाते हैं। माँ चलो, वकील के पास चलना है, आज के आज ही मामला ख़त्म कर देते हैं। क्यों भैया? हाँ हाँ बिल्कुल चलो। कहते हुए पवन और पंकज दोनों ही सुमित्रा जी और पिंकी को लेकर वकील के पास चले गए। इधर पूनम और सरिता दोनों ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दोनों ही अपने अपने गृहस्थी के सपने बुनने लगी। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाएगा, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, पूरा दोपहर मज़े करेंगे। हाँ जी, मैं भी सोच रही हूँ, मैं भी जब अपना घर सेट कर लूँगी तो फिर मैं भी किटी पार्टी करूँगी। बस अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों बहुएं अपनी अपनी यादों में खोई बातें किए जा रही थी। करीब 2-3 घंटे बाद जब वो सब घर वापस आए तो दोनों बहुएं खुशी से भागकर बाहर आई। दोनों ही बहुत बेचैन थी, जल्दी से अपने अपने पतियों के मुंह से सुनने के लिए कि उनका हिस्सा कौन सा है, घर में उनका बंटवारा कैसे हुआ है, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। पवन अपनी माँ को बैठाकर खुद भी उनके बगल में बैठ गया। पंकज भी दूसरी ओर माँ के बगल में बैठ गया। सबके चेहरे पर शांति थी, सिवाय पूनम और सरिता की। पूनम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ पवन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है पूनम, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा तो फिर बता दो कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल पूनम, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके 2 भाग हुए हैं, एक भाग तुम्हारा है और एक भाग पंकज और सरिता का। और नीचे सरिता बीच में ही बोल पड़ी, नीचे पूरा का पूरा हिस्सा माँ का है, माँ का। पूनम और सरिता दोनों एक ही साथ हैरानी से बोली, माँ के हिस्से की क्या ज़रूरत है? तुम लोगों ने 3 हिस्से किए ही क्यों? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए थे ना, फिर तीसरा हिस्सा किस लिए? इसलिए क्योंकि ये माँ की मर्जी थी, वो किसी के भी हिस्से में नहीं रहना चाहती। उन्होंने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पीना चाय नाश्ता देगी, उस बहू को वो अपना हिस्सा देंगी। घर के हिस्से के साथ साथ जो हाईवे पर ज़मीन है वो भी माँ के ही नाम पर है। क्या ज़मीन भी? लेकिन पवन, तुम्हें तो पता है ना उस ज़मीन की कीमत कितनी महंगी है, और वही महंगी ज़मीन आपने माँ के नाम कर दी। देखो पूनम, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा? वो तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो उनकी है। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर है, जो माँ की ज़्यादा सेवा करेगा, जिससे माँ खुश हो जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी उसे दे देगी। और अगर दीदी की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने भी दीदी को बेइज्जत करने की कोशिश की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी पिंकी के ही नाम कर दे। पवन के मुंह से इतना सुनते ही पूनम के साथ साथ सरिता भी हैरान थी। ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है,
एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गई। ऊपर से जो सबसे महंगी ज़मीन थी वही माँ जी को दे दी। अब अम्मा जी का भरोसा नहीं, वो बहू को दे या बेटी को दे, और ज़्यादातर तो चांस है कि बेटी को ही देगी। दोनों बहुएं अपना अपना दिमाग लगाने लगी। फिर पूनम बोली, पवन, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या ज़रूरत है? मैं अलग हो जाती तो भी मैं उन्हें अपने साथ ही रखने वाली थी। माँ जी वैसे भी मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे ज़मीन का लालच नहीं है, लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे जीजी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माँ जी बस आपकी ही हैं, मेरी नहीं। ऐसे कैसे आप माँ जी को अपने साथ रखोगी? माँ जी मेरे साथ भी रहेंगी। आप ही अकेली थोड़ी हो माँ जी की बहू, मैं भी उनकी छोटी बहू हूँ। और वैसे भी आप मेरे से पहले ही इस घर में आई थी, इसलिए आपने माँ जी की सेवा बहुत कर ली। अब मेरी बारी है। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग लड़ो मत। तुम दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि माँ को खुश करके रख सको। खास करके पूनम, मैं तो चाहता हूँ कि ज़मीन मुझे मिल जाए, इसलिए तुम माँ का हर चीज़ में ख्याल ज़्यादा रखो ताकि माँ तुमसे खुश होकर ज़मीन तुम्हें दे दे। नहीं नहीं सरिता, भाई साहब को अपने लालच की पड़ी है। तुम भाभी से ज़्यादा ख्याल रखना माँ का। दोनों ही अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा जी के पास आकर बैठ गई। पूनम बोली, माँ जी, अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। आपको टाइम पर चाय पानी, नाश्ता, दवाई ये सब मैं दूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपका और दीदी का दोनों का ही ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कहते हुए फिर से दोनों बहुएं आपस में ही लड़ने लगीं। तभी दोनों बहुओं को अपने लिए इतनी फिक्र करते देख सुमित्रा जी दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा किया। फिर बहुओं से बोली, देखो बहू, मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये तो मैं तुम दोनों को नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी, आप कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। पूनम जल्दी से बोल पड़ी, हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं तो कभी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। सरिता ने भी कहा। तो दोनों की बातें सुनकर सुमित्रा जी बोली, जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का इतना ध्यान रखना है, जब सारा झगड़ा ही खाने को लेकर शुरू हुआ था और खाने पर ही ख़त्म हुआ है, तो बेहतर है कि एक में ही रहकर बनाओ, और वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए। या तो मिल बांटकर काम कर लो या फिर अपना अपना काम बांट लो। अलग होने से तो अच्छा है कि अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू की रहेगी और दूसरे टाइम की जिम्मेदारी छोटी बहू की रहेगी। तुम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ माँ, ये बात भी सही है। माँ की बात सुन पवन ने कहा, हाँ तो ठीक है भैया, मुझे भी ऐतराज़ नहीं है। क्यों सरिता, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं माँ जी को एक टाइम देख लूँगी। सरिता और पूनम दोनों ही राजी खुशी सुबह शाम अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर चली गईं। अब दोनों की कोशिश यही थी कि अपने अपने टाइम पर वो कितना अच्छा से अच्छा खाना बनाकर सुमित्रा जी को खिला सकें, उनकी कितनी सेवा कर दें ताकि माँ जी खुश होकर अपने हिस्से की ज़मीन उनके नाम कर दें। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते देख पंकज ने पवन से कहा, वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है आपने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। जिस खाने को लेकर बात शुरू हुई थी उस खाने पर आकर ख़त्म भी हो गई और बंटवारा भी नहीं हुआ। बेटों की बात सुन सुमित्रा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गई। आज उन्हें अपने दोनों ही बेटों पर
बहुत गर्व हो रहा था, अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। वो भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि भगवान उनके बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे। माँ के साथ साथ पिंकी की आंखों में भी अपने भाइयों के प्यार को देखकर खुशी के आंसू आ गए। एक छोटी सी समझदारी से उसका मायका आज टूटने से बच गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद दिवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।